जैसा कि बच्चों पिछले ऑडियो में मैंने आपको फिनॉल का रासायनिक गुण पढ़ाया था और फिनॉल का उपयोग पढ़ाया था। तो फिनॉल का उपयोग हम रंजकों के निर्माण के रूप में करते हैं, विस्फोटक निर्माण में करते हैं, औषधि के निर्माण में करते हैं जैसे एस्प्रिन, सेलाल, फेनिस्टीन इत्यादि के निर्माण में करते हैं और फिनॉल का उपयोग बेकेलाइड के रूप में करते हैं। तो फिनॉल का मैंने आपको पिछले ऑडियो में रासायनिक गुण और उपयोग पढ़ाया था। तो आज हमारा चैप्टर तो वही है, लेकिन हम इस चैप्टर को 3 भागों में बांटे थे। 11A एल्कोहल, 11B फिनाल, 11C ईथर। तो हमारा 2 चैप्टर खत्म हो गया। 11A मैंने आपको एल्कोहल के रूप में पढ़ाया, 11B मैंने आपको फिनाल के रूप में चैप्टर पढ़ाया। अब आज आपको हम पढ़ाएंगे 11C। 11वें का C पार्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, 11C चैप्टर जिसका नाम है ईथर। अब हम ईथर जब पढ़ लेंगे तब हमारा 11वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हमारे पास ईथर के चैप्टर में 11C ईथर नाम है चैप्टर का। अब सबसे पहले हम ईथर की परिभाषा लेते हैं। तो ईथर की परिभाषा हमारा क्या है? जल HOH, जल का सूत्र होता है HOH। तो जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न को ईथर कहते हैं। जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। और ईथर की खोज सर्वप्रथम रेमंड लली ने किया था। ईथर की खोज सर्वप्रथम रेमंड लली ने किया था और जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न को ईथर कहते हैं। जैसे हमारा ये जल का सूत्र है HOH, तो इसमें 2R एंटर होगा और H हमारा निकल जाएगा, तो सूत्र हमें प्राप्त होगा ROR ईथर। तो इस तरीके से हमारा ईथर का ये परिभाषा है। तो रेमंड लली ने ईथर की सर्वप्रथम खोज किया था और इसकी विशेष प्रकार की गंध होती है। तो हमारे पास जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न को हम ईथर कहते हैं। अब ईथर का वर्गीकरण, तो ईथर का वर्गीकरण का आधार कई ठो है। जैसे हमारा एक आधार ईथर का वर्गीकरण एल्किल समूह के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है। तो ईथर के वर्गीकरण में मतलब ए पार्ट हम लेते हैं एल्किल समूह के आधार पर बंटवारा, बी लेते हैं हाइड्रोकार्बन के आधार पर ईथर का बंटवारा। तो हम पहला पार्ट लेते हैं ईथर के वर्गीकरण में, पहला भाग लेते हैं एल्किल समूह के आधार पर ईथर 2 प्रकार का होता है। पहला है सरल अथवा सममित ईथर। जब ईथर में उपस्थित दोनों एल्किल समूह समान होते हैं तो वह सरल ईथर कहलाता है। मतलब ROR सूत्र में R और R दोनों समान होते हैं तो उसे हम सरल अथवा सममित ईथर कहते हैं। चाहे यह R समान हो, चाहे एल्किल हो और चाहे एरिल हो। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इधर है और इधर भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तब भी सरल ईथर होगा। और इधर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, इधर भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, तब भी सरल ईथर कहलाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जब हमारे पास दोनों एल्किल समूह अथवा दोनों एरिल समूह समान होते हैं तो वह हमारा सरल ईथर अर्थात सममित ईथर कहलाता है। सममित ईथर का यहाँ उदाहरण मैंने रखा है, जैसे डाईमेथिल ईथर का ये सूत्र है CH3OCH3 डाईमेथिल ईथर, C2H5OC2H5 डाईएथिल ईथर, C6H5OC6H5 डाईफेनिल ईथर, C6H5CH2OCH2C6H5 डाईबेंजिल ईथर। तो हमारे पास ये सममित प्रकार का ईथर का उदाहरण है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट लेते हैं मिश्रित अथवा असममित ईथर। तो जब ईथर में उपस्थित दोनों एल्किल समूह भिन्न होते हैं, जब ईथर में उपस्थित दोनों एल्किल समूह भिन्न होते हैं तो उन्हें हम असममित ईथर कहते हैं। जैसे हमारा सूत्र है ROR डैश। तो ROR डैश में R और R डैश समान नहीं है, दोनों R भिन्न भिन्न है, तो उसे हम असममित ईथर कहते हैं। तो असममित ईथर का उदाहरण है जैसे हमारा CH3OC2H5। तो एक तरफ हमारा मेथिल है, एक तरफ हमारा एथिल है, तो इसका नाम है एथिल मेथिल ईथर। और इसमें दूसरे उदाहरण में एक तरफ हमारे पास एथिल है, दूसरे तरफ प्रोपिल है, तो इसका हमारा नाम होगा एथिल प्रोपिल ईथर। तो इधर एक तरफ एथिल है R, एक तरफ प्रोपिल है। नीचे वाले में एक तरफ हमारा फेनिल है तो एक तरफ मेथिल है। मतलब एक तरफ हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H5 है, एक तरफ हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H5 है, तो दूसरे तरफ हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन CH3 है। तो ये हमारा कहलाता है मेथिल फेनिल ईथर। ये भी एक असममित ईथर है।
तो इस प्रकार से यह असममित ईथर कहते हैं। अब ईथर का बंटवारा दूसरा, हाइड्रोकार्बन के आधार पर ईथर का वर्गीकरण। तो ये हमारा बी पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। और ये इसके पहले हमारा कौन सा पार्ट था, ये हमारा ए पार्ट था। ये हमारा ए पार्ट था, एल्किल समूह, ए पार्ट था। एल्किल समूह के आधार पर दो प्रकार से होता है। तो ये हमारा बी पार्ट है, हाइड्रोकार्बन के आधार पर ईथर का वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन के आधार पर भी ईथर दो भागों में बांटा गया है। हाइड्रोकार्बन के आधार पर भी ईथर को दो भागों में बांटा गया है, पहला एलिफैटिक ईथर और दूसरा एरोमेटिक ईथर। तो एलिफैटिक ईथर किसे कहते हैं, ऐसे ईथर चाहे सममित हो चाहे असममित हो, माने वो सममित हो चाहे असममित हो, ऐसे ईथर जिसमें दोनों एल्किल समूह ही होते हैं, तो जिसे हम एलिफैटिक ईथर कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ROR दोनों तरफ का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ही होगा। जो हमारा ROR सूत्र है, दोनों तरफ का हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ही होगा, चाहे वो सममित हो, चाहे वो समान हो, चाहे वो असममित हो, चाहे वो भिन्न हो। तो दोनों एल्किल समूह समान होगा, चाहे दोनों एल्किल समूह भिन्न होगा, लेकिन दोनों एल्किल समूह जब एलिफैटिक होगा तो उसे हम एलिफैटिक ईथर कहते हैं। तो एलिफैटिक ईथर में हमारे पास देखिए, सममित ईथर के अंतर्गत मैंने यहां लिया डाइमेथिल ईथर। तो इधर का CH3, इधर का CH3, दोनों CH3 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, CH3 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, अर्थात डाइमेथिल ईथर एक प्रकार का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। दूसरा मैंने यहां लिखा C2H5O C2H5। तो C2H5 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, दूसरा भी C2H5 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। तो डाइमेथिल ईथर एक प्रकार का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। तो डाइमेथिल ईथर और डाइएथिल ईथर एक प्रकार का सममित प्रकार का एलिफैटिक ईथर के अंतर्गत आता है। और दूसरा मैंने यहां लिया असममित एलिफैटिक ईथर। तो देखिए हमारे पास यहां पर भी CH3 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है और C2H5 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। तो दोनों हाइड्रोकार्बन, दोनों तरफ के हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हैं और भिन्न है। एक तरफ एथिल है, एक तरफ मेथिल है। तो एथिल मेथिल ईथर है। तो एथिल मेथिल ईथर एक प्रकार का असममित ईथर है, लेकिन एलिफैटिक ईथर है। इसे हम कहेंगे असममित एलिफैटिक ईथर। इसे हम क्या कहेंगे, एथिल मेथिल ईथर को असममित एलिफैटिक ईथर कहेंगे। और दूसरा मैंने उदाहरण लिया है, देखिए इधर हमने प्रोपिल लिया, CH3 CH2 CH2। इधर का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन प्रोपिल है, इधर का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मेथिल है। तो दोनों हाइड्रोकार्बन समान नहीं है, दोनों हाइड्रोकार्बन भिन्न है, अर्थात ये असममित हैं, लेकिन दोनों तरफ के हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हैं, अर्थात इसे हम एलिफैटिक असममित ईथर कहेंगे। इसका नाम होगा मेथिल एन प्रोपिल ईथर। मेथिल एन प्रोपिल ईथर एक प्रकार का असममित ईथर है, और असममित ईथर में कौन सा, एलिफैटिक है। तो ये हमारा एलिफैटिक असममित ईथर है और ऊपर वाला एलिफैटिक सममित ईथर है। और दूसरा हमारा हाइड्रोकार्बन के आधार पर जो दूसरा पार्ट है हमारा एरोमेटिक ईथर। तो एरोमेटिक ईथर का परिभाषा है ऐसे ईथर जो सममित हो या असममित हो, लेकिन जिनमें दोनों प्रतिस्थापी समूह एरिल हो, अर्थात एरोमेटिक हो, या एक तरफ एरिल हो दूसरे तरफ एल्किल हो, तब भी हमारा एरोमेटिक ईथर कहलाता है। तो कहने का अर्थ यह कि ऐसे ईथर चाहे सममित हो चाहे असममित हो, जिनमें दोनों प्रतिस्थापी समूह एरिल ही हो, या हमारे पास एक प्रतिस्थापी एरिल हो और दूसरा प्रतिस्थापी एल्किल हो, तब भी हमारा एरोमेटिक ईथर कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ एरोमेटिक ईथर में लिया है C6H5O C6H5। तो C6H5O C6H5 डाइफेनिल ईथर है। तो डाइफेनिल ईथर एरोमेटिक ईथर है और एक प्रकार का सममित ईथर है। दूसरा हमने इधर लिया आपका C6H5CH2O CH2 C6H5। तो इधर हमारा C6H5CH2 बेंजिल है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और इधर भी हमारा C6H5CH2 बेंजिल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है।
तो दोनों तरफ का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अर्थात दोनों तरफ एरिल है, दोनों तरफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इसका नाम है डाइबेंजिल ईथर। तो डाइबेंजिल ईथर एक प्रकार का एरोमेटिक ईथर है और सममित ईथर है, तो इसे हम कहते हैं एरोमेटिक सममित ईथर। अब हम यहां पर लेते हैं असममित ईथर। तो देखिए हमारे पास C6H5OCH3, तो एक तरफ हमारे पास एरिल है और दूसरे तरफ हमारे पास एल्किल है। तो एक तरफ हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और दूसरे तरफ हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एक तरफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एक तरफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम है मेथिल फेनिल ईथर। तो ये असममित प्रकार का ईथर है, असममित प्रकार का ईथर है, लेकिन यह एक प्रकार का एरोमेटिक ईथर के अंतर्गत ही आता है, यह भी एक एरोमेटिक ईथर है। दूसरे हमारे पास देखिए, एक तरफ हमारे पास C6H5 एरिल है और दूसरे तरफ हमारे पास C2H5 एथिल है। तो एक तरफ एरिल एक तरफ एल्किल, तब भी हमारा यह एरोमेटिक ईथर है, लेकिन यह एरोमेटिक ईथर असममित ईथर है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ का एल्किल समूह समान नहीं है, एक तरफ एथिल है एक तरफ फेनिल है, तो इसको हम बोलते हैं एथिल फेनिल ईथर। तो एथिल फेनिल ईथर असममित एरोमेटिक ईथर के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा हुआ एरोमेटिक ईथर। तो ईथर किसे कहते हैं और ईथर का बंटवारा मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ईथर का IUPAC नाम, तो ईथर का IUPAC नाम मैंने आपको कक्षा 11 में पढ़ाया है, जो मैंने यहाँ पर हमें IUPAC नाम पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैंने ईथर का IUPAC नाम को उदाहरण दे रखा है। तो इस उदाहरण को आप देख लीजिए, इसका IUPAC नाम आप लोग बनाइएगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, मैं आपको इसका फोटो खींच करके मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा और फोटो से आप जो है इसका IUPAC नाम बना लेंगे। तो मैंने यहाँ ढेर सारा एग्जाम्पल ईथर का IUPAC नाम का ईथर का एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, इसको आप परीक्षा में दोहराइएगा और परीक्षा में IUPAC नाम आता है, इसको अच्छे से दोहरा लीजिएगा। तो हमारे पास ईथर का वर्गीकरण, ईथर की परिभाषा, ईथर का वर्गीकरण और ईथर का IUPAC नाम मैंने आपको पढ़ा दिया। अब अगला हेडिंग हमारा होगा ईथर में समयोता। तो ईथर में समयोता भी मैंने आपको कक्षा 11 के चैप्टर में समयोता के चैप्टर में पढ़ाया है। तो यहाँ ईथर में पाए जाने वाली समयोता, तो ईथर में पाए जाने वाली समयोता भिन्न भिन्न प्रकार की समयोता पाई जाती है, जो निम्नलिखित है। तो ईथर में हमारा श्रृंखला समयोता पाया जाता है, ईथर में हमारा श्रृंखला समयोता पाया जाता है, ईथर में हमारा मध्यावयवता पाया जाता है और ईथर में हमारा क्रियात्मक समूह समयोता पाया जाता है। तो ईथर में हमारा कौन कौन समयोता पाया जाता है? ईथर में श्रृंखला समयोता पाया जाता है, ईथर में श्रृंखला समयोता पाया जाता है, ईथर में मध्यावयवता पाया जाता है, ईथर में क्रियात्मक समूह समयोता पाया जाता है। तो ईथर में 3 प्रकार से समयोता पाया जाता है। अब श्रृंखला समयोता किसे कहते हैं, इसका उदाहरण और परिभाषा मैंने आपको पढ़ाया है। मध्यावयवता किसे कहते हैं, परिभाषा और उदाहरण पढ़ाया है। क्रियात्मक समूह समयोता किसे कहते हैं, परिभाषा और उदाहरण बताया है। अब हमारे पास श्रृंखला समयोता का उदाहरण ईथर के अंतर्गत मैंने यहाँ दे रखा है। श्रृंखला समयोता का उदाहरण ईथर के यौगिक में यहाँ मैंने दे रखा है, दोहरा लीजिएगा, अभी फोटो खींच के भेज देंगे। ईथर में मध्यावयवता का उदाहरण, तो ईथर में मध्यावयवता का उदाहरण मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आपको अभी लिख करके फोटो खींचकर भेज दूंगा, देख लीजिएगा। ईथर में क्रियात्मक समूह समयोता, तो ईथर में क्रियात्मक समूह समयोता का उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, और भी उदाहरण मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देख लीजिए। इसको मैं जो है आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका फोटो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप लिखिएगा और ईथर का IUPAC नाम, ईथर की क्रियाविधि, ईथर में समयोता को अच्छे से दोहरा लीजिएगा। तो हमारा ईथर संबंधित ज्ञान में पहला पार्ट हमारा होता है ईथर का वर्गीकरण, ईथर का परिभाषा, ईथर का वर्गीकरण, ईथर का IUPAC नाम और ईथर में पाया जाने वाली समयोता। तो सबके बारे में मैंने आपको बारी बारी से बता दिया। समयोता और IUPAC नाम अब कक्षा 11 में मैंने आपको पढ़ाया है, वहीं से दोहरा लीजिएगा। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण को यहाँ से दोहरा लीजिएगा, परिभाषा को कक्षा 11 से दोहराइएगा। अब ईथर के निर्माण की विधियां,
तो ईथर के निर्माण की जो विधियां हैं ये हम आपको अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तो ईथर के निर्माण की विधियां हम आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।